नमस्कार यार, मैथ बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इसमें जो हेड का वीडियो नहीं डाल पाए थे, प्रॉब्लम था कि वो माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, तो वो बनने के लिए देखिए अब किसी तरह से यहाँ जुगाड़ लगा के, क्योंकि हम चाहते थे कि क्लास डिस्टर्ब ना हो, तो फिर भी 2 दिन क्लास हो ही गया डिस्टर्ब। कोई बात नहीं, अब कंटिन्यू होगा। देखिए, तो आज 417 416 तक हम लोगों ने कर दिया था। 417 से आज हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कहा कांच के एक पात्र में, पहले तो देखें यार, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, प्रोबेबिलिटी को या परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या मतलब होता है प्लस, और मतलब होता है। यहाँ तक क्लियर है बात। देखिए, कहा एक कांच के पात्र में 6 सफेद, 8 काले, 4 लाल और 3 नीले कंचे। यदि पात्र में से एक कंचा यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, एक कंचा चुना जाता है, ध्यान से, एक कंचा चुना जाता है, तो कहा उसके काले या नीले रंग के होने की क्या प्रायिकता है। तो आप बताइए, काला या नीला होने का प्रोबेबिलिटी पूछा है। कहा क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गेंद जो है ब्लैक हो, या मतलब प्लस ब्लू हो। ओके ना। तो आप बताइए, टोटल गेंद कैट हुआ है 6, 8, 14, 4, 18, 3, 21 गेंद है टोटल। अब उन 21 में से कोई एक गेंद निकालेंगे, तो कहा उस एक गेंद को काले या नीले होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सर, वो जो एक गेंद आपने निकाला है वो काला हो, इसकी क्या संभावना है। तो सर, काले गेंद है टोटल 8 को, तो 8 में से ही कोई एक निकलेगा, यानी 8 C1, और 8 C1 का वैल्यू 8 ही होता है। तो डायरेक्ट इसको लिखिएगा कि सर 8 में से कोई एक गेंद निकालेंगे। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है टोटल कितना में से 21। अच्छा, वो गेंद जो एक आपने निकाला वो ब्लू हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ब्लू बॉल है टोटल क्या है वो 3 को, तो वही 3 में से ना कोई एक निकलेगा, तो 3C1 यानी कि 3, टोटल कितना में 21 में। तो सर 8 और 3 11 बट्टा 21 ऑप्शन। ओके, देखिए ये आसान सा सवाल है यार। रूट के अंदर माइनस माइनस करके दिया है और रिपीटिशन इनफाइनाइट तक है, तो अंदर वाले संख्या को 2 फैक्टर में ब्रेक करिए, और ऐसे 2 फैक्टर में कि उनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 5 और 4। अब माइनस माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा, प्लस रहता तो बड़ा वाला, तो हो जाएगा कितना। ये देखें, कहा सर ये दो ठो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है ऐसा बोलिए, और कहा इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालना है तो पहले इन दोनों का फैक्टर करना पड़ेगा। तो आप बताइए, ऐसा दो नंबर जिसको गुना करने पर +15 हो और जोड़ने पर -8 हो, तो आप बोलेंगे सर -5 और -3, तो एक तो फैक्टर हो जाएगा x-5, और एक हो जाएगा x-। सर इसको ब्रेक करिए तो 3 दूना 6, गुना करने पर 6 हो और जोड़ने पर -5 हो, तो ऐसा दो नंबर है -3 और -2, यानी x-3 और x-2। अब का इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम में आप सबको पता है, एलसीएम में ऑल बेस लिखना पड़ेगा। ऑल बेस यानी सारे दोनों ग्रुप को देखकर ऑल बेस लिखिए, बस ध्यान रखिएगा कोई रिपीट ना हो और कोई छूटे भी ना। तो सर यहाँ से तो x-5 होगा, ये x-3 तो ले ही चुके हैं, बच गया x-, ऑप्शन। देखिए, कहा निम्न में से कौन, कहा गलत सूत्र का चयन करिए। तो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता ही है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होगा, यहाँ कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट 1 होता है। स्क्वायर में तो यही 3 प्रॉपर्टी होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। स्क्वायर में तो यही 3 प्रॉपर्टी होता है। ये वाला कहाँ से आ गया फालतू का, ये गलत। चलिए देखिए, कहा पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 घंटे और 22.5 घंटे में भर सकता है। आराम से, अच्छा सवाल है, थोड़ा आराम से। कहा यार कि ए अगर टंकी को भरेगा तो सर भर देगा 18 घंटे में, और बी अगर भरेगा तो 22.5 घंटा यानी कि 45/2 घंटा में भर देगा। आगे कहा पाइप सी एक खाली करने वाला पाइप है। जब तीनों पाइपों को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है तो टंकी का 20% भाग भर जाता है, भर जा सकता है।
सुनिए, कहा कि यहाँ सी अलग बात है, खाली करने वाला पाइप है, ये इसने क्लियर कर दिया, लेकिन मेन डेटा ये है सर का, जब तीनों पाइपों को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है तो टंकी का 20% भाग भर सकता है, मतलब भर जाता है। तो 20% यानी 1/5 ना, 1/5 भाग क्या घंटा में, 3 घंटा में। तो आप बताइए पूरा टंकी क्या घंटा में भर देगा, 15 घंटा में। यानी कि ए बी एंड सी जब तीनों एक साथ चलेगा तो टंकी भर जाएगा कितने घंटा में, 15 घंटा में। तो टंकी का कैपेसिटी क्या होगा सर, तो 18, 45 और 15 का एलसीएम कितना, 90 ना। तो 18×5 = 90, 45 दूना 2 दूना 4, सर 15×6 = 90। अब यहाँ से एक बात बताइए, तीनों का एफिशिएंसी निकाल देते हैं। ए का एफिशिएंसी है 5, बी का एफिशिएंसी है 4, तीनों का 6 है। तीनों जब चलता है तो हर घंटे टंकी में पानी जा रहा है 6। ए और बी 9 भर रहा पर जा रहा है 6, इसका मतलब सी खाली कर दे रहा होगा कितना, 3। तो ये सी का एफिशिएंसी हो गया। अब आगे कहा यार कि सी को, सॉरी आगे लीजिए, अब यहाँ से देखिए तो कहा ए और बी को मिलाकर 4 घंटे के लिए खोला गया, फिर ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है, तो पूरा टैंक कितने समय में भरेगा। सुनिए, पहले ए और बी को ओपन किए तो सर ए और बी मिलकर 1 घंटा में कितना भरेगा, 5×4 = 9, और चला है साथ में क्या घंटा, 4 घंटा, यानी कि 36 लीटर भर गया। अच्छा 36 लीटर मेरे प्यारे भाई भर गया तो रिमेनिंग बच रहा है कितना, 90 लीटर का टंकी है, 36 भर गया तो शेष बचा है कितना, तो आप बोलेंगे सर 54 लीटर। शेष कितना बचा है, 54। कहा कि अब एक को बंद कर दिए, अच्छा एक को बंद कर दिया और उसके जगह पे सी को ओपन कर दिया, यानी अब बी और सी साथ में चलेगा। तो सर बी चलेगा तो बी भरेगा 4 और सी खाली कर देगा 3, और दोनों साथ में चलेगा तो हर घंटे टंकी में पानी जाएगा कितना, 1 ही लीटर ना। ए 4 सॉरी बी 4 लीटर भरेगा, ए 3 लीटर निकाल देगा, तो हर घंटे टंकी में पानी जाएगा 1 लीटर, हर घंटे 1 लीटर, तो 54 लीटर का घंटा में, तो सर 54 घंटा में भरेगा। टंकी भरने में टोटल कितना समय लगा, तो आप ही बताइए ना। शुरुआत में ए और बी चला था 4 घंटा, और बचा हुआ टंकी को बी और सी जब चल रहा था तो भरने में लगा 54 घंटा, तो टोटल 54×4 = 58 घंटा। ओके ना, अच्छा सवाल सही है यार। देखिए, कहा निम्न में से एम के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना इतना और इतना के कोई हल नहीं है। इसके क्या है, कोई हल। अच्छा कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, जब लाइन पैरेलल हो यानी कि समानांतर हो, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है ना तो उसके कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि सर, अच्छा समझ जाइएगा ना यार। देखें, और अगर दोनों लाइन पैरेलल होती है तो सर होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो A1 कहने का मतलब एक का कॉफिशियंट A1 है यानी 18 बाई A2 यानी यहाँ 7 बराबर सर B1 कितना है, बाई का कॉफिशियंट -72, और B2 कितना है, तो B2 यहाँ बाई का कॉफिशियंट माइनस, आगे नॉट इक्वल है रहने, 18×4 = 72, क्रॉस करिएगा तो 1 = 7 अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम अगर हो रहा होगा तो देखिएगा, एक हम पूरा इसका लीनियर इक्वेशन का जो है पूरा कंप्लीट क्लास यूट्यूब पे बहुत पहले पढ़ा चुके हैं। तो आप वीडियो में जब स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाइएगा तो आपको वो मिलेगा, दिक्कत होगा तो उसको देख लीजिएगा। देखिए आ जाइए, कहा tan A + sec A = K दिया है तो sin A का वैल्यू पूछा है। तो सुनिए, एक चीज आपको पता है, ये प्रॉपर्टी अभी भी एक सवाल में था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना, 1। अच्छा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर A + B इंटू A माइनस। अच्छा इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है यानी गुणनफल 1 है, तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा, एक को प्लस वाला है और एक को माइनस वाला है। जैसे यहाँ पे अगर sec थीटा + tan का वैल्यू m है
तो सेक माइनस टेन 1/m होगा, तब ना दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा। मान लीजिए इसका वैल्यू 1/5 है, तो माइनस वाला का वैल्यू इसका इनवर्स यानी 5 होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आएगा। यानी इन दोनों का गुणनफल, प्लस वाला और माइनस वाला, इन दोनों का गुणनफल 1 है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, इनवर्स होगा। समझ रहे ना बात को? तो देखिए जरा सवाल अब का टेन प्लस सेक बराबर के है, तो इसको अरेंज करके लिख सकते हैं सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। तो सर सेक प्लस टेन 1 है, तो आप लोग बताइए सेक माइनस टेन क्या होगा। ये है सॉरी यार, ये है, तो ये क्या हो जाएगा 1/k। अब सर इन दोनों को अगर ऐड करिएगा तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सेक प्लस सेक 2, सेक बराबर इधर कितना k प्लस 1/k, के प्लस 1/k। तो इसको जब ऐड करेंगे तो के एलसीएम होगा k गुना के स्क्वायर ना, अब प्लस 1/k। अच्छा यहाँ सेक प्लस 2 सेक बराबर इतना, तो ओनली सेक बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा बट्टा में, तो क्या हो जाएगा। अब आपसे साइन का वैल्यू पूछा है तो अपना बुद्धि थोड़ा सा लगाइए। आप बताइए सेक क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 1/b होता है, सेक 1/b होता है। किसका वैल्यू साइन का, तो साइन होता है b/8। ओके ना, b/, तो आप बताइए b/8, एच आपको पता है, यस सर के स्क्वायर प्लस 1, तो बट्टा में के स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए के स्क्वायर माइनस 1 है, ये कैंसिल, के स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ तो है नहीं, ये खत्म। अब ये दो ऑप्शन बच गया। अब एक बात बताइए, p का वैल्यू अगर 2k है तो p का जो भी वैल्यू आएगा वो तो फिक्स है, 2k के अलावा कुछ होगा, 2k तो नहीं ना होगा। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए तो यहाँ p का वैल्यू क्या दिया है, 2k, तो ये कैंसिल होगा। एक तरीका ये है। और अगर आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, नहीं क्यों कर पाएंगे, करना ही पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर भी अगर मान लीजिए नहीं कर पाते हैं तो आपको एच मालूम है, पी मालूम है, पी का वैल्यू निकाल लेंगे रूट अंडर कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करके। ओके ना, चलिए आगे देखिएगा। दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। दोनों वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। देखिए जरा गौर से, बहुत परेशानी। देखिए ये रहा, ओके। मान लीजिए ये दोनों वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रही है, दोनों वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रही है। और क्या बोला है मेरे भाई, कहा कि सर इन वृत्त के त्रिज्याएं बराबर है, इन दोनों वृत्तों का रेडियस बराबर है। कहा यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 14√3 है तो इन दोनों वृत्तों के परिधि का योग क्या होगा। सुनिए ना गौर से, आप बताना, ये केंद्र से दोनों वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रही है ना, और इनका रेडियस बराबर है। तो यहाँ बताइए, तो केंद्र से जरा परिधि को मिलाइएगा तो ये इसका रेडियस, सिमिलरली केंद्र से परिधि को मिलाइएगा तो ये इसका रेडियस, केंद्र से परिधि को मिलाइएगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये आर, ये भी आर, ठीक है। और ये रेडियस होगा ना, जैसे मान लीजिए अगर इस वृत्त को आप हटा दीजिएगा, देखिए केंद्र से परिधि को मिला तो इसका रेडियस रहेगा ना। ओके, अब आप बताना सर ये रेडियस, ये सब तीनों रेडियस है, तो ये कैसा त्रिभुज बन गया, आप बोलेंगे समबाहु त्रिभुज है सर। और ये उभयनिष्ठ जीवा का लंबाई दिया है, ये उभयनिष्ठ जीवा का लंबाई कितना दिया है, 14√3। और ये भी आप सबको पता है कि सर ये वृत्त है, केंद्र से अगर जीवा पर लंब डालिएगा तो सर लंब जीवा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी ये दोनों लंबाई आपस में बराबर हो जाएगा ना, क्लियर है, बराबर हो जाएगा। तो पूरा अगर 14√3 है तो आप बस ये बताइए कि सर ये वाला लंबाई कितना होगा, तो ये सर 14√3 का आधा हो जाएगा, यानी कि 7 रूट है
3 हो जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे सर ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, यानी तीनों साइड इक्वल, तो ये समबाहु त्रिभुज है। और ये समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है सर, और समबाहु का ऊंचाई क्या होता है, तो √3/2 इंटू एक भुजा। क्लियर है बात। और लेकिन है कितना, 7√3, √3 से √3 तो रेडियस आ गया 14। अच्छा, कहा इन वृत्तों के परिधि का योग क्या होगा, वृत्त का परिधि क्या होगा, तो 2 पाई आर 14 है। तो सर एक वृत्त का परिधि इतना, दोनों वृत्त का रेडियस तो सेम है, एक वृत्त का परिधि इतना तो दूसरे वृत्त का परिधि कितना, 2 से गुना कर दीजिएगा। एक वृत्त का परिधि इतना है और दोनों वृत्त के परिधि का योग बोला है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 दूना 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 1 17, 180। देखिएगा, दो बेलन के आयतन का रेशियो है 6 और 1 का, उनके ऊंचाई का रेशियो है 1 और 6, उनके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा ये पूछा है। अच्छा, बेलन के वॉल्यूम का रेशियो दिया है कितना, तो 6:1। कहा सर उनके हाइट का रेशियो है 1:6। रेडियस का रेशियो निकालना है, रेडियस का रेशियो निकालना, तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताना सर, आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर, तो r1 स्क्वायर इंटू h1 यानी पहला हाइट कितना दिया है 1 बट्टा, दूसरा बेलन का आयतन पाई r2 स्क्वायर एच यानी कि 6, और दोनों बेलन के आयतन का रेशियो है कितना, 6/1। पाई से पाई तो कट ही जाएगा। अब r1 स्क्वायर बट्टा r2 स्क्वायर क्रॉस करेंगे तो 36/1, r1/r2 बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, यानी 6/1 यानी 6:1। ऑप्शन आसान सा सवाल था। ओके, देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है मेरे प्यारे भाई, तो अगर सिंप्लीफाई करिएगा तो देखिए यहाँ ब्रैकेट का क्रिया पहले करना पड़ेगा। ओके ना, तो 2 और 1 3, 3 गुना -2 हो जाएगा कितना, माइनस का। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए तो 17 में से 2 गया कितना, 15, 15 से 45 को डिवाइड करिएगा तो ये कितना आ गया, तो आप बोलेंगे सर ये आ गया है 3। क्लियर है बात, कितना आ गया 3। चलिए अब आप बताइए सर ये 3 हो गया, अब कुछ नहीं, अब ये डिवाइड का काम करना पड़ेगा, तो 15 से डिवाइड करिएगा तो 15 से 15 8 20 से यानी कि 80 आ जाएगा। सर ये 3 दूना 6, 3 दूना 6, अब पर माइनस का 6, तो ये हो जाएगा कितना, तो 480 माइनस का 6, 474 का। एक लोकसभा चुनाव में दल ए को कुल मतों के 30% मत प्राप्त हुए हैं, दल बी को कुल मतों का 25% प्राप्त हुआ है, ए को टोटल का 30%, बी को टोटल का 25% एंड सी को शेष मत प्राप्त हुए हैं। तो सर अगर कोई मत इनवैलिड नहीं है यानी टोटल 100%, तो 25 और 25 55 हो गया, तो बचा हुआ 45% मिला होगा सी को। आगे कहा दल सी को शेष मत प्राप्त हुआ और उन्हें दल ए से 9000 अधिक मत प्राप्त हुआ है। सर एक सी को ए से कितना ज्यादा मिला है, तो आप बोलेंगे सर 15%, लेकिन मिला है एक्चुअल में कितना, 9000। 15% 9000, तो कहा बी को प्राप्त हुए मतों की संख्या यानी 25% का वैल्यू क्या होगा, तो सर 9000 बट्टा 15 गुना 25। सर 15 छक 90, 25 छक 150 पर 2 जीरो। ऑप्शन ठीक है, हो जाएगा ना, थोड़ा सा मैनेज आप लोग भी करिएगा यार। देखिएगा 2 वर्ष के लिए 6000 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। कहा इस राशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 1200 रुपया। कोई बात नहीं, 2 वर्ष के लिए 6000 की राशि 10% के दर से उधार दिया गया है, तो आप बताइए 6000 रुपया पर 10% के दर से 2 वर्षों का ब्याज कितना, 10 दूना 20% ना, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूना 1200 रुपया, कितना 1200। क्या ब्याज 1200 है, यस, यानी ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड में आइए, का इस राशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 1260 है। अच्छा, 10% के दर से 2 वर्षों का सीआई कितना, ये तो रट ही गए होइएगा आप लोग, इतना सवाल किए हैं। 10% के दर से 2 वर्ष का सीआई, ये भी फॉर्मूला से निकालेंगे, 21% आएगा ना हो, तो 6000 का 21% परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 0 6 दूना 12,
1260 है क्या? 1260, यानी ये स्टेटमेंट भी सही, अर्थात बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए देखिए, कहा एक परिवार में एक पिता, माता और बेटे हैं, उनकी वर्तमान आयु क्रमशः 8, 5 और 2 है। कहा सर पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु, अच्छा पिता का अगर प्रेजेंट एज 48 है, यानी 8 यूनिट बराबर 48 है, तो कै गुना है? 6 गुना है ना। तो आप बताना परिवार का टोटल एज कितना है? 8, 5, 13 और 2, 15, 1 यूनिट बराबर 6, तो 15 यूनिट बराबर 90 हो जाएगा। क्लियर है? ये फैमिली के तीनों मेंबर का टोटल एज आ गया है प्रेजेंट में 90 वर्ष। लेकिन कहा सर 3 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु कितना है, तो 3 वर्ष बाद परिवार की, एक तो तरीका है देखिए यार, एक तरीका ये है कि प्रेजेंट में टोटल एज है, तीनों का टोटल एज है 90, तो औसत एज कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वर्तमान में औसत एज है 30 वर्ष, 3 साल बाद औसत क्या हो जाएगा? 3 ऐड कर देंगे तो 33 वर्ष। ये एक तरीका है, ठीक है। आप इस तरीके इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर प्रेजेंट में तीनों का टोटल एज है 90, अब बोला है 30 साल बाद इनका औसत आयु क्या होगा?
हो जाएगा ना। देखिए तो ए अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए 20 दिन में करेगा और बी 30 दिन में। टोटल वर्क कितना होगा 60। 20 या 60, 30 गुना 60। तो सर ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट, बी का एफिशिएंसी 2 यूनिट। पहला स्टेटमेंट कहा ए और बी के दक्षता, दक्षता यानी एफिशिएंसी होता है ए और बी के एफिशिएंसी 3:2 के अनुपात में 3 है। पहला स्टेटमेंट का ए और बी एक साथ, ये सी एच एस 23 में जो अभी एग्जाम हुआ था मार्च में, 22 वाला पेपर था, 22 का था वैकेंसी, लेकिन 23 में जो पेपर हुआ था मार्च में उसी का सवाल है। उसमें इस तरह से स्टेटमेंट वाला आसान आसान से सवाल पूछ दिया था। तो ऐसे सवाल करने का आपको आइडिया होना चाहिए। लगभग 2-3 सेट में ऐसा सवाल किया तो का ए और बी एक साथ काम करते हुए उस काम को 12 दिन में कर देगा। सर ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, दोनों मिलकर अगर काम करे तो कर देगा कै दिन में। दोनों के एफिशिएंसी 3 या 2 5 से डिवाइड किए कै दिन 12 दिन, यानी ये स्टेटमेंट सही है। चलिए देखिए, कहा राम को परीक्षा केंद्र तक 6 घंटे में पहुंचना है। परीक्षा केंद्र 250 किलोमीटर के दूरी पर है। यदि राम ने इस दूरी का, देखिए ध्यान से, ये 6 घंटा में उसको सेंटर पे पहुंचना है। कहा 250 किलोमीटर दूर सेंटर है। राम ने इस दूरी का 3/5 भाग 3.5 घंटे में ट्रेवल कर लिया। अच्छा 250 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसका 3/5 भाग यानी कि 25, 5 या 15 यानी कि 150 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कितना देर में ट्रेवल कर लिया? 3.5 घंटा में। आप बताइए 250 था, 150 ट्रेवल कर लिए तो बचा क्या किलोमीटर? 100 किलोमीटर। क्लियर है? अब आगे बढ़िए। आगे उसने कहा यार कि नियत समय से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए आवश्यक चाल कितना होगा? सुनिए ना, 6 घंटा में पहुंचना था, लेकिन अब आप 30 मिनट यानी आधा घंटा पहले ही पहुंच जाना चाहते हैं। तो आप बताइए आधा घंटा पहले अगर पहुंचना चाहते हैं, पहले पहुंचना था 6 घंटा में, लेकिन आपका इच्छा है कि नहीं सर आधा घंटा पहुंच के थोड़ा बहुत रिलैक्स होंगे, उसके बाद देखा जाएगा। यानी कि आपको अब पहुंचना है क्या घंटा में? 5.5 घंटा में। इसमें से आप 3.5 घंटा चल चुके हैं, तो अब आपके पास टाइम कितना बचा है? तो आप बोलेंगे सर 2 घंटा। तो बताइए 100 किलोमीटर दूरी अब आपको 2 घंटा में ट्रेवल करना है, तो आपका चाल क्या होगा? 50 किलोमीटर बराबर 100 घंटा। देखिए तो 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त। अच्छा, वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाला सबसे बड़ा वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त वही होगा ना जो इस वर्ग के चारों भुजा को स्पर्श करेगा, यही होगा। अच्छा, वर्ग का भुजा 18 है, तो आप बताना अगर वर्ग का भुजा 18 है तो इस वृत्त का डायमीटर भी 18 होगा। ये 18 तो ये भी 18, और वृत्त का डायमीटर 18 है तो रेडियस क्या हो जाएगा मेरे भाई? 9 हो जाएगा। तो कहा कि वृत्त का एरिया बताइए पाई आर स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 ऑप्शन। देखिए कहा नूतन को एक बैंक और एक एप से ऋण के 2 प्रस्ताव मिले। एप ने 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 का प्रस्ताव दिया, और बैंक ने समान दर पर समान समय के लिए लेकिन साधारण ब्याज दर पर समान राशि का प्रस्ताव दिया है। कहा कि ऐप जो है 15% के दर से 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपए का प्रस्ताव दिया चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, और समान दर और समान समय के लिए लेकिन साधारण ब्याज दर पर समान राशि का प्रस्ताव दिया है बैंक। तो का ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करिए। आ जाइए, आप बताइए अगर ऐप जो है 15% के दर 2 वर्षों के लिए आपको 10,000 रुपया उधार दे रहा है, तो 15% के दर से 2 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज आपसे लेगा? 2 साल का, या ये भी फॉर्मूला से निकालिएगा, यानी 15 अब प्लस 15 गुना 15/100। क्या करना है यार, ये 15 गुना 15, 225 यानी 2.25 हो जाएगा, तो 30 दो 32.25 हो गया। ये चक्रवृद्धि ब्याज मिला है आपको। और कहा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम टाइम लेकिन साधारण ब्याज के दर से बैंक आपको ब्याज देगा, तो 15% के दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 30%। और यही तो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों ब्याज का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है 2.25% का। क्या रुपया पर? 10,000 रुपया का आप उधार लेने गए हैं, ऋण लेने गए हैं, कर्ज लेने गए हैं, तो इस पर पीआई और एसआई का डिफरेंस कितना
कितना मिलेगा, यानी कितना होगा तो 2.25%। सर परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से डेसिमल कैंसिल, यानी तो 100। ऑप्शन का एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो क्रय मूल्य अगर 100 है, अंकित मूल्य 20% ज्यादा, कितना होगा 100। आगे कहा दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितना डिस्काउंट दे सकता है जिससे उसे कोई हानि ना हो। अच्छा, कोई हानि ना हो, कहा इसके लिए उसको मैक्सिमम कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो आप ही बताइए। 100 रुपया में दुकानदार ने वस्तु खरीदा, 120 अंकित किया, कितना डिस्काउंट देकर उसको हानि ना हो। तो नहीं लोग होता है कई बार कि सर देखिए आप लाभ नहीं कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं ना है कि अब आपको हम हानि पर सामान बेचने लग जाएंगे। तो क्या हम 100 रुपए में लाए हैं, इतनों कम करेंगे तो 100 रुपए से कम में आपको नहीं दे सकते हैं। आप बताइए, यही तो आपसे पूछ रहा है कि अधिकतम कितना डिस्काउंट दे ताकि उससे कोई हानि ना हो। यानी 100 रुपया का चीज है ना, तो बेचेगा, अगर कम में बेचेगा तो उसको लॉस ना होने लगेगा। यानी कि मिनिमम 100 रुपए से कम में आपको नहीं बेच सकता, तो 100 रुपया भी क्रय मूल्य हो जाएगा। तो आप बताइए 120 का चीज अगर 100 में दे रहा है तो कितना डिस्काउंट दे रहा है, 20 का डिस्काउंट दे रहा है, कितना पर 120 पर परसेंट 100 से। तो सर 20 तक दिया से 100/6 करने का मतलब हो गया 16 से 100/3, यानी 16.66%। ऑप्शन कहा यार इसको सिंप्लीफाई करना है, कितना आसान है यार। अब इन दोनों को जरा देखिए, तो ये थोड़ा उल्टा लिख दिया है, अरेंज करके लिख देते हैं ए प्लस, ठीक है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करिए, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पूरा को ए मान ली और ये पूरा बी है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 4 ना, और इसका स्क्वायर करेंगे ये भी 4। अब यहाँ देखें, अगर यहाँ दो कॉमन कर लेंगे तो ये ए फोर प्लस बी फोर है क्या, आप बोलेंगे यस सर है। तो सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा स्क्वायर। ये मत समझ लीजिएगा कि सर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 16 ना होना चाहिए भाई मेरे, पावर पावर गुना होता है, यानी ये एक के पावर स्क्वायर करेंगे तो 4×8 हो जाएगा, और ये बी के पावर 8, और वो कॉमन किए तो ये 2 रहेगा। कौन सा ऑप्शन देखिएगा, 3 क्रमागत सम संख्या का योग 126 है, तो इसको बेसिक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा तो और थोड़ा आसानी से हो जाएगा, लेकिन पहले बेसिक कर दिए। का 3 लगातार सम संख्या है, कितना तो आप सबको पता है सर की लगातार सम संख्या अगर लिखेंगे तो 2 2 से न जुड़कर आगे बढ़ेगा। यस, पहला सम संख्या x है तो अगला x प्लस 2, फिर अगला x प्लस 4, और इन तीनों सम संख्या का जो योग है कितना दिया है मेरे प्यारे भाई 126। सर 3x बराबर, ये उधर जाके घटेगा 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। अच्छा x 40 है, तो आप बताना आज सबसे छोटी और सबसे बड़ी का गुणनफल, सबसे छोटी है x और सबसे बड़ी है x प्लस 4, छोटी है 40 और बड़ी संख्या है 40 का 4 44, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा 4 चौक 16 और 1 1760। अब कुछ बच्चा जो समझदार होगा, छोड़िए ना समझदार आप सब हैं, कितना कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल। देखिए का 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 को स्पर्श करता है। इन 3 वृत्तों द्वारा घिरे क्षेत्र का एरिया क्या होगा। देखिए तो का 3 वृत्त रखा गया है मेरे प्यारे भाई, 3 वृत्त है, कितना वृत्त है 3 वृत्त, ये 3 वृत्त। बोला क्या है, तीनों वृत्तों द्वारा जो ये घिरा हुआ क्षेत्र है ना, इसका एरिया निकालना है। एक बात आप लोग बताइए, ध्यान से मेरे पास रेडियस 7 है, तो इसके केंद्र से परिधि को मिलाइए, केंद्र से किसको मिलाइए ना, परिधि, तो ये रेडियस 7
जाएगा। अच्छा ये 7 7 14, ये भी 14, ये भी 14, तो ये कैसा त्रिभुज बन गया? तो आप बोलेंगे सर समबाहु हो गया, और समबाहु है तो प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का हो जाएगा? तो सर प्रत्येक कोण 60 60 डिग्री का हो जाएगा। अब ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, छायांकित भाग का एरिया निकालना है, तो सर इस पूरे समबाहु त्रिभुज के एरिया में से अगर इन तीनों सेक्टर का एरिया घटा दीजिएगा तो क्या छायांकित भाग का एरिया नहीं आ जाएगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा? तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये पूरा भुजा 14 है, 14 का स्क्वायर 196 माइनस समबाहु त्रिभुज के एरिया में से तीनों सेक्टर का एरिया घटाना पड़ेगा। अच्छा एक सेक्टर केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का, तो इस एक सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? तो थीटा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर ये 60, ये 60, ये 60, 60 60 60 कितना हो गया? 180 हो गया। 180 कहने का मतलब अर्धवृत्त हो जाएगा। अर्धवृत्त का एरिया घटा दीजिए। नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो आप बोलिए एक सेक्टर का एरिया कितना होगा? तो थीटा बट्टा 360 है गुना पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22/7 आर, आर कहने का मतलब इसका रेडियस 7 है, सेक्टर का रेडियस 7 है, 7 का स्क्वायर कितना? 49। अच्छा एक सेक्टर का एरिया इतना और ऐसा ऐसा सेक्टर है क्या? गो 3 गो, तो 3 गो का एरिया कितना? 3 से गुना। सर 60 या 180 से काट दीजिए, 2 बार, 2 से काटिए 11 बार, 7 से काटिए 7 बार, 4 से काटिएगा 4 चौक 16, 4 9 36 यानी 50 से √3 माइनस 11 से 77। कौन है मेरे भाई? ऑप्शन ए। चलिए कहा दो कर्मचारी के आय का रेशियो 7:4 है, व्यय का रेशियो 7:1 है, प्रत्येक 4800 रुपया बचत करता है। अच्छा इनकम का रेशियो कितना है? तो 7:4। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? तो 3:1। प्रत्येक 4800 बचाता है, यानी पहला भी 4800 बचा रहा है, दूसरा भी 4800 बचा रहा है। एक बात बताइए, दोनों का बचत क्या है? दोनों का बचत है सेम है। अगर बचत एक्चुअल में सेम है तो अनुपात में भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ सेम हो रहा है का? आप बोलेंगे सर 7 कमा रहा है, 3 उड़ा रहा है, तो बचा रहा है 4, 4 कमा रहा है, 1 उड़ा रहा है, बचा रहा है कितना? 1। बचत सर सेम नहीं है, इसका मतलब ये अनअरेंज है, इसको अरेंज करिए। 3 और 1 का अंतर 2, 2 से ऊपर में गुना कर देंगे, 2 से ऊपर गुना कर देंगे, 7 गुना 14, 2 चौक 8, 7 और 4 का अंतर 3 से नीचे में कर दीजिए, 3 या 9, 3 एकम। अब अनअरेंज वाला का कोई यूज नहीं है। बताइए पहला कमा रहा था 14, उड़ा रहा है 9, तो बचा कितना रहा है? आप बोलेंगे सर 5। ये बचा कितना रहा है? 5। बचत कर रहा है 5 का, लेकिन एक्चुअल में बचत है कितना? 4500। 5 यूनिट 4500 यानी कि 900 गुना हो रहा है ना, तो 4800। 5 यूनिट बराबर 4800। पूछा उसकी मासिक आय का योग, मासिक आय का ये मत ले लीजिएगा, ये अनअरेंज है, अरेंज वाला 14 और 8 है, 14 और 8 22 का वैल्यू पूछा है। तो 4800 अब बट्टा में 5 और गुना 22, 5 नमा 45, 5 36, अब जीरो हो जाएगा, 6 दूना 12, 2 जीरो इकाई अंक है किसी का, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। अभी दोनों में से कौन होगा? तो कर ही लेते हैं। 22 था कि 132, हाथ मेरा 13, 22 नमा 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 1 19, अब प्लस 13, 8 और 3 11, 9 और 2 11, 1 और 1 चलिए का एक नौ धारा के अनुकूल यानी कि धारा के दिशा में, अनुकूल यानी धारा के दिशा में 35 किलोमीटर 2 घंटे में, और धारा के प्रतिकूल समान दूरी 7 घंटे में। अच्छा 35 किलोमीटर धारा के दिशा में गया तो चाल होता है बोट प्लस वाटर, और 35 किलोमीटर धारा के दिशा में चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय ना, तो 35 किलोमीटर 2 घंटा में तो चाल हो जाएगा कितना? 17.5 किलोमीटर बराबर 35/2 हो, 35/2 17.5। आगे का समान दूरी धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत, तो बोट माइनस वाटर 35 किलोमीटर 7 घंटे में तो चाल होगा 5। शांत जल में 9 का चाल, बोट का स्पीड निकालना है। जब आपको पता है कि दो संख्या का योग मालूम, अंतर मालूम, बड़ा वाला निकालना है तो जोड़ कर 2 से भागा, तो 17 5 22.5 हो गया। 2 से डिवाइड करिएगा तो 11.5। ऑप्शन ए। चलिए का एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल तल है, इस पर एक इमारत है और इमारत के तल से का 70 मीटर के दूरी पर, क्या मीटर? 70 मीटर के दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से वो टॉप का जो उन्नयन कोण है ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो का इमारत का हाइट ज्ञात करें, इमारत का हाइट
60 डिग्री क्या होता है √3 बट्टा 1। तो 1 यूनिट बराबर 70 मीटर। तो का ऊंचाई √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 70 ऑप्शन ए। आसान सा सवाल था। ओके चलिए देखिए का एक सौर बाई, अच्छा सवाल है। का एक सौर बाई मिलकर एक निश्चित काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। आराम से समझिए, कहा एक सौर बाई मिलकर अगर काम करेगा तो काम को पूरा कर देगा कै दिन में, 48 दिन में। कोई दिक्कत नहीं। आगे का उन्होंने 15 दिन तक एक साथ काम किया और फिर जेड उनके साथ शामिल हो गया और तीनों ने मिलकर 30 काम को 22 दिन में पूरा कर दिया। यही लाइन समझना है मेरे भाई। कहा कि सर एक सौर बाई मिलकर काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन उन्होंने 15 दिन तक मिलकर काम किया और फिर जेड उनके साथ शामिल हो गया और तीनों ने मिलकर शेष काम कर दिया कितने दिन में, 22 दिन में। तो आप बताना दोनों मिलकर पूरा काम 48 दिन में, तो 15 दिन में कितना काम कर देगा, 15/48, 5 3 5 15, 3 से 16 से 48, यानी 5/16 काम कर दिया एक सौर बाई। तो रिमेनिंग बच गया कितना, 11/16। और इस बचे हुए काम को तीनों मिलकर किया है कितने दिन में, 22 दिन में। तो सर पूरा काम अगर तीनों मिलकर करता तो कितने दिन में कर देता, 25 दिन में। यानी एक्स बाई और जेड तीनों मिलकर काम करे तो कर देगा 32 दिन में। क्लियर है बात। अब यहाँ से 32 और 48 का एसकेएम 96, टोटल वर्क हो गया 48 गुना 32 किया। अब आगे बढ़िए, कहा सर आगे कहा कि बाई द्वारा 8 दिन में किया गया काम और जेड द्वारा 12 दिन में किया गया काम बराबर है। सर बाई द्वारा 8 दिन में किया गया काम और जेड द्वारा 12 दिन में किया गया काम, ये क्या है, बराबर है। तो 4 दूना 8, 4 या 12, यहाँ से बाई और जेड के एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3:2 हो गया। क्लियर है बात। अब एक चीज बताइए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से, अच्छा सवाल है यार। एक सौर बाई एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम। एक्स बाई जेड मिलकर एक दिन में 3 काम। तो सर एक सौर बाई अगर 2 कर रहा है, तीनों 3 कर रहा है, तो जेड क्या काम कर रहा होगा, 1 काम कर रहा होगा। मानते हैं इस बात को ना। अब आप बताना, यहाँ जेड का एफिशिएंसी 1 है, यहाँ जेड का एफिशिएंसी 2 है। तो सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, यहाँ एफिशिएंसी 1 है, यहाँ एफिशिएंसी 2 है, तो ये बैलेंस नहीं ना, अनअरेंज है, अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर 2 बनाएंगे तो हर जगह ये चेंज करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर देते। अच्छा यहाँ जेड का एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ भी 1 बना लेते। तो यहाँ 2 है, 1 बनाना है, आधा करेंगे तो सर यहाँ भी आधा हो जाएगा। तो ये कितना, 1.5 हो जाएगा। जेड का अगर 1 तो बाई का 1.5। अब आप बताना बाई का एफिशिएंसी 1.5 है, एक और बाई का 2 है, तो एक का कितना, 0.5। अब तीनों का एफिशिएंसी पता करके काम खत्म। का एक अकेले मूल काम का 1/12 भाग कितने दिन में, मूल काम है 96, 96 का 1/12, 96 का 1/12 यानी 8 काम ना। ओहो 96 का 1/12, 12 8 96 यानी 8 काम का एक कितने दिन में, एक से एक दिन में 0.5 काम। तो 8 काम करने में कितना दिन लेगा, 0.5 से डिवाइड करिएगा तो 10 दिन लगेगा। ऑप्शन देखिए, का एक संख्या n को 6 से डिवाइड करने पर 3 आता है, तो का n² प्लस 5n प्लस 8 को 6 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा। ऐसे सवाल तो काफी बदनाम है कि जो चेंज नंबर में बोलेगा, सब लोग जानते हैं जो चेंज नंबर में बोलेगा सर वही चेंज उसके रिमाइंडर के साथ करिए। तो कहा है कि n जो नंबर था ना, इसको 6 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर बच रहा था कितना, 3। अब कहा n² यानी इस नंबर का स्क्वायर किया है तो शेषफल का स्क्वायर कर दीजिए प्लस का 5n इसका 5 गुना किया है तो शेषफल का 5 गुना कर दीजिए, यानी 5 गुना 3 अब प्लस 8 है। और का इसको कितना आ गया, 5 या 15 और 9, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24, 24 और 8 32। अब इस संख्या को का 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 2 बचेगा। ऑप्शन जो चेंज नंबर में होगा वही चेंज उसके शेषफल में करिएगा सर। देखिएगा, एक दुकानदार को किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 30% दो क्रमिक छूट देकर ग्राहक को बेचने पर वस्तु के क्रय मूल्य पर 26% लाभ होता है। दुकानदार ने 26% का अगर एकट छूट दिया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। एक बात बताइए, दो लगातार छूट के समतुल्य एकमात्र छूट याद है, याद होगा 1+22-1 तो बताइए 20 और 30 के दो लगातार छूट के समतुल्य एकमात्र छूट क्या होगा, तो 20 प्लस 30 -20
कितना 30 अपट्टा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 50 में से 6 जाएगा कितना 44%। इसका मतलब ये हुआ कि सर वस्तु का अंकित मूल्य अगर 100 था, 44% डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना में, बेचा 44 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना में 56। कहा कि सर वो जो है 26% लाभ होता है, 56 में बेचे हैं 26% लाभ हुआ, क्रय मूल्य का 56 में बेचे ना 26% लाभ, तो विक्रय मूल्य 26% लाभ, तो विक्रय मूल्य 126 होगा। तो विक्रय मूल्य का कंपैरिजन विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है 100 से गुना। अब यार काटिएगा यहाँ पर, तो काटिएगा तो कितना से कटेगा, 7 से काटेंगे तो 7 से एक बार 37 और यहाँ से 37 दो नंबर 18 2 चौपास। अब 9 से सब में गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 900। विक्रय मूल्य का कोई जरूरत नहीं है गुना करने में, टाइम खराब होगा। और ये 4 गुना 100 कितना हो गया 400। अंकित मूल्य मालूम, क्रय मूल्य मालूम। अब कहा कि यदि 26% छूट देता तो कितना लाभ होता, करे अंकित मूल्य है 900, 26% डिस्काउंट देता तो आप बताइए 900 का चीज है 26% डिस्काउंट देता तो बेचता 74% में। 74% यानी 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 63 और 666 में बेचता, 400 में खरीदा है 666 में बेचेगा तो लाभ कितने का हो जाएगा, तो 266 का। 266 का लाभ कितना पर 400 पर परसेंट 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो 4 से काटिएगा तो 4 छक 2 4 छक 2 66 है, बोल दीजिए तो ऑप्शन कर लेंगे ऐसे। चलिए लास्ट सवाल है यार, का इसको 65 के पावर 99 है, इसको 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। तो 11 छक 66, रिमाइंडर बचेगा 65। ये जस्ट बात नंबर कौन 11 से कटेगा, क्या करना ना हो, तो 11 छक 66, 65 एक कम है तो रिमाइंडर माइनस कर देगा। और माइनस के पावर ऑड नंबर है, माइनस के पावर ऑड नंबर है तो रहेगा माइनस के, और 1 के पावर कुछ भी 1। अब रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता, अगर निगेटिव है तो 10 में से घटाकर बोलिए कितना 9 बचेगा, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है ऑप्शन। तो चलें यार, आज के लिए यही तक मेरे प्यारे भाई, बहुत मुश्किल से इसी तरह से कोशिश करके आज का क्लास हम लोग कंटिन्यू किए हैं और कोशिश करेंगे कि अब आगे कंटिन्यू करें, जो भी हो सकता है कल इसको थोड़ा और बेहतर करने का कोशिश करेंगे। ओके ना, तो चलें यार आज के लिए यही तक, थैंक यू, धन्यवाद यार, थैंक यू।